स्टार्ट करूँ सी इंटर पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉर्मली ईसीएस की सबसे ज़्यादा जरूरत क्या पड़ी। नॉर्मली क्या होता है कि कोई फिक्स्ड एसेट्स हैं तो उसके ऊपर डेप लगाना, हर साल डेप लगाते हैं कुछ परसेंट के हिसाब से, जो भी WDV या SM के हिसाब से अपन डेप लगाते हैं। तो डेप लगाएंगे, अगर डेप की वैल्यू गलत आएगी तो नॉर्मली P&L से जो प्रॉफिट होगा वो गलत आएगा। प्रॉफिट आने से डायरेक्ट मतलब जो टैक्स होगा वो भी उसमें भी करें, वो भी गलत आएगा। तो मैंने इस वजह से ईसीएस की जरूरत पड़ी थी। ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, asset held for production of goods and services, for rental to other, for admin purchase, for admin purpose, expected to be used for more than 12 months। दो बार रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, asset held for production of goods and services, for rental to other, for admin purpose, expected to be used for more than 12 months। कॉस्ट, सबसे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी तो उसके लिए क्या क्या अपन कॉस्ट उसमें इंक्लूड करेंगे। परचेज प्राइस, सेकंड नंबर इंक्लूड जीएसटी, अगर आईटीसी अवेल नहीं है तो, अगर आईटीसी अवेल है तो उसको जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस, रेनोवेशन एक्सपेंसेस, बोरोविंग कॉस्ट एंड डोमिनेशन एक्सपेंसेस। एनी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली attribute is capitalized cost of site preparation when costs are not included in PPE, property plant and equipment। Operating cost, promotional expenses, cost of staff training, initial operating losses। Income generated while constructing property plant equipment, अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसका क्या करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट इनकम हो जाएगी तो उसको मैं करूँगा जैसे कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर परचेज किया, घर के अंदर कुछ मुझे लो का कोई सामान मिल गया ऐसे जो मैं बेच के मतलब जो बेच सकता हूँ, बेचने के बाद जो भी मुझे रुपये प्राप्त हुए उससे मैं कॉस्ट से कम कर दूंगा। इनडायरेक्ट इनकम हुई तो P&L से P&L में क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई भी कॉस्ट है जो आफ्टर रेडी टू यूज है, मतलब जो मतलब बढ़ने के बाद में लगी है, तो वो नॉर्मली कैपिटलाइज नहीं होगी। फर्दर कॉस्ट कैपिटलाइज, मतलब कुछ कॉस्ट ऐसी होगी जो कैपिटलाइज होगी, पर उसके लिए 3 कंडीशन है। एसेट्स की लाइफ अगर इंक्रीज हो रही है, एसेट्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या एसेट्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। ठीक है। अब नॉर्मल, अब लास्ट पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो उसके लिए क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जैसे एसेट्स वैल्यूड एट कॉस्ट, if value of assets is increase 10% इन 10% से इंक्रीज हुई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 60 लाख से मेरी बिल्डिंग बढ़ जाएगी और और लाइबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब डेप कैसे चार्ज करेंगे, तो डेप लगेगा जो मशीन की एक्चुअल कॉस्ट थी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे 40 लाख की मशीनरी थी, 60 लाख बढ़ गई, 1 करोड़ की मशीनरी हो गई, तो 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख का टैक्स लगेगा, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4 लाख से 40 लाख की मशीन, रिवैल्यूएशन रिजर्व 6 लाख से डेबिट टू बिल्डिंग। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो अपन पढ़ लेते हैं। ऑल एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ ES10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, all those expenses incurred on assets till get ready to use, directly or indirectly included in cost, and those expenses are capitalized। दो बार रिपीट करता हूँ। all those expenses incurred on assets till get ready to use, directly or indirectly including in cost, and
those expenses are capitalized. दोबारा रिपीट करूँ, all those expenses incurred on assets to get ready to use directly or indirectly included in cost, they are capitalized. ठीक है, सेकंड प्रोविजन है इसका। नॉर्मल क्या होता है कि कोई अगर मैंने खुद ने मशीन बनाई है तो कौन सी इंक्लूड अपन ऐड करेंगे? ओनली ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, ओनली ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ओनली ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब अगर रिवोल्यूशन हुआ तो उसके लिए क्या प्रोविजन लिखेंगे? Whenever the change is estimated remaining useful life, then debt needs to be adjusted according with new remaining life. In case assets is revalued, also debt needs to be adjusted proportionately. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। When assets where there is change in estimated remaining useful life, then debt need to be adjusted according with new remaining life. And when assets is revalued, then also debt need to be adjusted proportionately. दोबारा रिपीट करते हैं। There is change in estimated remaining useful life, and debt needs to be adjusted in according with new remaining life. And in case assets is revalued, then also debt needs to be adjusted proportionally. दोबारा रिपीट करते हैं। अगला है फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कोई भी एसेट्स मैंने सिक्योरिटी बदले एक्सचेंज की। एंटरप्राइज रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एट फेयर मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब जो भी एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पर, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उस पर एसेट करेगी। अपन में 4 प्रोविजन पढ़े तो इसके दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला प्रोविजन, all those expenses incurred or assets to get ready to use directly or indirectly, all those incurred in cost। दोबारा रिपीट करूँ, all those expenses incurred on assets till get ready to use directly or indirectly included in cost, those expenses are capitalized। दोबारा रिपीट करूँ, all those expenses incurred on assets till get ready to use directly or indirectly included in cost, and those expenses are capitalized। Second provision, only gross book value of self-constructed fixed assets included in cost of fixed assets। दोबारा रिपीट करता हूँ, only gross book value of self-constructed fixed assets include the cost of fixed assets। Fixed assets acquired in exchange of security। Fixed assets acquired in exchange of security, enterprise record of assets at fair market value or fair market value of security। Last provision है, if there is change in estimated useful life of loan, then debt needs to be adjusted in accordance with new remaining life. And in case assets is revalued, then also debt is net। दोबारा रिपीट करो, there is change in estimated remaining useful life, then debt need to be adjusted in according with new remaining life. And in case assets is revalued, then also debt needs to be adjusted proportionately।